बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 जो है पवन, तूफान और चक्रवात। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं, इनको समझते हैं। पवन, तूफान और चक्रवात किनको कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो पोर्शन है यहाँ पे उड़ीसा में एक दफ़ा 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात आया था, ठीक है। उसी के बारे में बताया गया है कि वो जो है उसका वेग, जो चक्रवात आया था उड़ीसा में 1999 में, उसका जो वेग है, गति था, वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया, जिससे 70 लाख लोग बेघर हो गए, यानी कि अपने घर को खो दिए। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को फिर से आया था एक चक्रवात, जिसकी जो रफ्तार थी वह थी 260 किलोमीटर प्रति घंटा। एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी जो तट होती है उसे टकराई थी। हजारों लोग अपनी जान गंवा दी। करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है नष्ट हो गई थी। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत जितने भी जो सप्लाई है उसको प्रभावित किया था, ठीक है। तो देखिए, हम इस चैप्टर में मूल्यतः पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। ये कैसे बनते हैं, ये चक्रवात तो होते क्या है, ये विनाशकारी क्यों होते हैं, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। देखिए, हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं। ये क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होंगे। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप आरंभ करें, याद रखिए कि गतिशील वायु क्या होती है, पवन कहलाती है। इसको याद रखिएगा, जो भी गतिशील जो वायु होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पवन कहेंगे। तो देखिए, सबसे जो पहला जो पॉइंट है हम लोगों का वो करना है, वह है 8.1 वायु दाब डालती है। तो देखिए, क्रियाकलाप 8.1 में क्या करना है, सो देखिए, जब कभी भी किसी क्रियाकलाप में कुछ गर्म करना हो तो बेहद सावधानी से कार्य करना चाहिए। ये सावधानी दिया गया है। सबसे पहले कोई भी चीज़ हमें गर्म करना हो तो सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। अच्छा होगा यदि ऐसी क्रियाकलाप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में करे अथवा इन्हें अपने शिक्षक की उपस्थिति में करे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए क्रियाकलाप जो है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए हमें कि हम इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। जो ये क्रियाकलाप होगा उसमें हमें पानी उबालने की ज़रूरत होगी। तो देखिए क्या करना है, ढक्कन वाला टीन का एक डिब्बा ले लीजिए। सबसे पहला जो लेना है हमें वो ढक्कन वाला डिब्बा ले लेना है, एक तो टीन का डिब्बा ना। इसे पानी से लगभग आधा भर लेने हैं। इसके बाद डिब्बे को मोमबत्ती की लो पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबलने ना लगे। तो मोमबत्ती के जब लो पर हम गर्म करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा समय ले लेगा, इसीलिए हम लोग स्टोव पे चढ़ा लेंगे या फिर जो भी गैस चूल्हा होगा उस पर चढ़ा लेंगे, ठीक है। पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए। अब क्या करना है, जब पानी उबलने लग जाए तो कुछ देरी उबलते रहने देना है उसको। इसके बाद चूल्हा को या फिर गैस स्टोव को बंद कर देना है। तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। अब जैसे उबलने लग गया तो चूल्हा बंद करके या गैस स्टोव बंद करके क्या करना है, जो टीन का डिब्बा है उसको ढक्कन से बंद कर देना है। गर्म डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरते, ठीक है, अपना हाथ जला नहीं लेना है। अब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा बासा बेसिन में रख दीजिए, ठीक है। डिब्बे पर ठंडा पानी डाल दीजिए। अब क्या करना है, जैसे ही बंद कीजिएगा इसके बाद क्या करना है, उस पर तुरंत ही ठंडा पानी उस पर डाल देना है। क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आता है? तो ऐसा जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे चित्र जो दिया गया है, गर्म जल से भरा डिब्बा जिसे ठंडा किया जा रहा है ना, तो जैसे ही हम लोग ठंडा पानी डालेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा। जो फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसी उसकी आकृति हो जाएगी। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो जाता है, बदल क्यों जाता है? देखिए ऐसा क्यों होता है। यदि आपको टीन का डिब्बा ना मिले तो आप प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए, इसे गर्म जल से भर लीजिए। बोतल को खाली करके इसे तत्काल कसकर बंद कर लीजिए। अब बोतल को नल के बहते पानी में रख दीजिए। अब देखिएगा वो भी सिकुड़ जाएगा, ठीक है। अब अपने कुछ अनुभवों को याद करने का प्रयास कीजिए। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आती पवन सहायक होती है? ऐसा होता है ना, कई बार होता है जब पवन आती है तो हमें उल्टी दिशा में उड़ाना पड़ता है पतंग को, ठीक है, तो उड़ती है आसानी से।
यदि आप किसी नौका में हैं तो इसे चलाना आसान होगा। यदि पवन उस दिशा के विपरीत दिशा में आ रही है जिसमें आप नौका ले जा रहे हैं, यानी कि जो पानी का जहाज है, कागज़ का जहाज तो बना ही होंगे, ठीक है। जब कागज़ का जहाज बनाकर पानी में रखते हैं तो जिधर से हवा आ रही है उसके विपरीत बहती है, चली जाती है ना, ये आपको याद ही होगा। आगे चलती है, क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है? कई बार बहुत ज़्यादा तेज़ जब पवन होती है वो चलती रहती है, हमें कहीं गाड़ी से जा रहे हैं या फिर साइकिल से जा रहे हैं तो बहुत कठिनाई का सामना पड़ता है। जब उल्टी दिशा से, हम दूसरे दिशा से जा रहे हैं और हवा उधर से आ रहा हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। आज हम जानते हैं कि हमें साइकिल की टायर को कसा हुआ रखने के लिए उससे ट्यूब हवा भरनी पड़ती है। आप यह भी जानते हैं कि यदि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो क्या होगा, वो ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है। अपने मित्रों के साथ मिलकर इस पर चर्चा कीजिए कि साइकिल की ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बनाए रखती है, ठीक है। तो ऐसा करने की आवश्यकता है, हम लोग अभी करेंगे इसको। देखिए, ये सभी अनुभव हमें यह आभासा देती है कि वायु दाब डालती है। क्या करती है? वायु दाब डालती है। इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर अथवा झंडे लहरते हैं। आपने देखा होगा जब पवन चलती है, हवा चलती है तो पत्ते क्या होने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं। फिर कोई बैनर हो गया, कोई झंडा तो आप लोग फहराए होंगे, ठीक है, जब 15 अगस्त 26 जनवरी को दिन तो झंडा लहराने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? वायु के दाब के कारण ऐसा होता है, ठीक है। आप कुछ अनुभव भी बता सकते हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि वायु दाब डाल सकती है, तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि ऐसा और क्या हो सकता है जिसमें यह पता चले कि वायु जो है दाब डाल रही है। आइए हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा अथवा बोतल विरूपित क्यों हो जाता है। जब डिब्बे पे पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। अब देखिए, ये बात समझ लेनी बहुत ही आवश्यक है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब हम गर्म टीन के डिब्बे या बोतल में जब जल भरा होता है, गर्म जल, तो उसमें ठंडा पानी डालते हैं तो सिकुड़ क्यों जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाते हैं, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाती है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है। इसके बाद देखिए, यह क्रियाकलाप पुनः पुष्टि करता है कि वायु दाब डालती है। वायु क्या करती है? वायु दाब डालती है। इस क्रियाकलाप से हमें यह पता चलता है। आगे देखिए 2.2 है कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाती है। इसके बारे में देखिए, पवन का वेग जो जब बढ़ता है तो वायु घट जाती है। इसको हम समझेंगे क्रियाकलाप 8.2 में। कागज के टुकड़े को मुड़कर किसी खाली बोतल में मुख से कम आमाप की गेंद जैसा आकार बनाइए, ठीक है। अब खाली बोतल को पकड़कर उसके मुख के पास कागज की गेंद को रख दीजिए। अब देखिए क्या करना है कि कागज के टुकड़ा लेना है और उसमें गोला गोला बनाकर बोतल के अंदर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए। देखिए, बोतल के अंदर डालना नहीं है, यानी कि बोतल जब ये मान चलिए ये बोतल है, ठीक है, तो ये जो मुंह होगा उसका नाम, तो यहीं पे रख दीजिएगा कागज को गोला करके। अब यहाँ से फूंक मारिएगा। क्या देखिएगा वहां पे कि जो कागज होगा वो अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। इस क्रियाकलाप की विभिन्न आमाप की बोतलों के साथ करने का प्रयास कीजिए। अलग अलग प्रकार के बोतल लीजिए, उसमें करने का प्रयास कीजिए। अपने मित्रों से भी फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करने को कहिए। ऐसा करने के लिए अपने मित्र को भी कहिए। देखिए, पहेली और बूझो चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार किया जाए। तो देखिए उनका प्रश्न क्या है, कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों है? तो हम लोग समझेंगे क्रियाकलाप 8.3 को करने के बाद। देखिए यहाँ पे गुब्बारे को फुलाना। आप लोगों ने कई बार गुब्बारा फुलाया हुआ। देखिए, लगभग समान आमाप के 2 गुब्बारे ले लीजिए। एक ही जैसे 2 गुब्बारे लेने हैं। इसके बाद गुब्बारे में थोड़ा पानी भर लीजिए। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए। गुब्बारे को साइकिल के स्पोक अथवा किसी छड़ से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। अब क्या करना है,
जैसे गुब्बारा लीजिएगा जो एक ही जैसा, इसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भर लीजिएगा, इसके बाद फुलाकर उसको अच्छे तरह से बांधकर 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों को लटका दीजिए। दोनों गुब्बारे के बीच के स्थान में फूंक मारिए। अब देखिए क्या करना है, जब दोनों को लटकाइएगा तो यहाँ पे चित्र जैसा दिखा रहा है, यहाँ पे वैसे लटकाकर इन दोनों के बीच में फूंक मारनी है। ठीक है, इसके बाद गुब्बारे के बीच फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए और देखिए क्या क्या होता है। अगर आप लोग इसको करेंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे देखिए, लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और जो 8.4 है क्रियाकलाप, उसमें क्या करना है, क्या आप फूंक मारकर कागज की पट्टी को उड़ा सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं। तो आइए देखिए क्या करना है इस क्रियाकलाप में। देखिए, लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटी की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटक रहा हो। यहाँ पे जैसे चित्र 8.5 में दिखाया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको पेज लेना है, उसको फाड़कर ऐसे करके लटका लेना है। इसके बाद क्या करना है, अब कागज की पट्टी के ऊपर फूंक मारिए। अब क्या करना है, जो कागज ऐसे पकड़िएगा तो उसको उस पर फूंक मारना है। पहली का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी, जबकि बूझू सोचता है कि पट्टी नीचे झुक जाएगी। आप लोगों का भी यही राय होगा। ठीक है, आपके प्रश्न किसे सही सिद्ध करते हैं उसको बताने हैं। ठीक है, अगर आप क्रियाकलाप कीजिएगा तो हमें बताइएगा जरूर कमेंट में करके। आइए हम क्रियाकलाप 8.2, 8.3, 8.4 के प्रेक्षणों को समझने का प्रयास करें। क्या क्या हमें समझाया गया है क्रियाकलाप 8.2, 8.3 और 8.4 में। देखिए, क्या आपका प्रेक्षण आपका आशा के अनुरूप है, अर्थात वे वैसी हैं जैसा आपने सोचा था? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाती है? अगर नहीं हुआ है तो हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, यहाँ जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे ही हम लोग फूंक मारते हैं तो जो मुंह के पास होगा तो क्या होगा, उसकी जो वेग होगी, जो गति होगा वो वायु की अधिक होगी। इससे वहाँ वायु दाब घट जाती है। क्या होती है, वायु दाब वहाँ की घट जाती है, यानी कि मुंह के पास की। बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इसको समझ लेना बहुत ही आवश्यक है कि क्या होता है, जब मुख के पास जो हम लोग फूंक मारते हैं, ठीक है, तो वहाँ की जो मुख जो पास में होगा, मुख के पास में, वहाँ की तो वायु दाब क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाएगी। इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंदों को बाहर की ओर धकेलती है। ठीक है, ऐसा हम लोग नहीं कर पाएंगे कि मुख के पास रखकर और कागज को फूंक कर अंदर नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्रियाकलाप 8.3 में आपने देखा कि जब आप गुब्बारे के बीच में फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए, ऐसा क्यों होता है, यह तब ही संभव होगा जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए। ठीक है, किसी तरह क्या हो जाए, कम हो जाए, तभी आपस सटने लग जाएंगे गुब्बारे। तब गुब्बारे की दूसरी ओर का दबाव उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलेगा। देखिए, ऐसा इसीलिए होता है। ठीक है, आगे देखिए क्रियाकलाप 8.4 में आपने देखा कि जब कागज की पट्टी के ऊपर फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उठ जाती है। पुनः ऐसा तब ही संभव होगा जब कागज में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम लगेगा, तभी ऊपर उठेगी। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। तो इन सारे क्रियाकलाप को करने के बाद हमें ये पता चलता है कि पवन का वेग जो है बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाती है। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि तीव्र यानी कि तेज वेग की पवन भवने अथवा झोपड़ियों के ऊपर छत के ऊपर से प्रभावित हो, यानी कि बहे। यदि छत कमजोर होगी तो वह ऊपर उठ जाएगी और पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगा। ऐसा बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने कि जब तूफान आता है तो कई लोगों का घर जो होता है उनकी छप्पर उड़ जाती है। आपने कभी ऐसा देखा तो उसे अपने मित्रों को बताएं। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा देखे हैं तो कमेंट में यस टाइप जरूर कीजिएगा। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करें कि पवन कैसे बनती है। ठीक है, पवन बनती कैसे है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। यह वर्षा कैसे लाती है और
कभी कभी यह विनाशकारी कैसे हो जाती है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप यह जानते हैं कि गतिशील वायु जो होती है वह पवन कहलाती है। देखिए, पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। ये भी आपको पता होगा कि पवन जो है वो अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र में आती है। ठीक है, वायु दाब के बीच जितनी अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। ये भी समझ लीजिए कि वायु दाबों के बीच में जितना अधिक अंतर होगा, अंतर का मतलब होता है, मान चलिए एक ठो यहाँ है, एक ठो यहाँ है, ये जो बीच की दूरी हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं। तो अंतर जितना ही अधिक होगा, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। लेकिन प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों के वायु दाब में विभिन्नता कैसे उत्पन्न होती है। देखिए, लेकिन जब प्रकृति की बात की जाए तो विभिन्न क्षेत्रों के वायु दाब में विभिन्नता यानी कि अलग अलग कैसे उत्पन्न होती है। क्या ताप में विभिन्नता के कारण ऐसा होता है? निम्नलिखित क्रियाकलाप इसे समझने में आपकी सहायता करेगी। तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे वायु दाब जो होता है अलग अलग स्थानों में कैसे उत्पन्न, अलग अलग दाब पे उत्पन्न होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।